हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो रूल्स ओनली वीडियोस में नेक्स्ट जो वीडियो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जो है रहता है हमारा, तो इसको हम जो है स्टार्ट करते हैं और इसी सेम वीडियो में मतलब एक ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देने वाले हैं। ये पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर दें बिना किसी देरी के। इससे पहले है ना एक लेसन है एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस, है ना। एनालाइज में जो है हमारा क्या होता है कि एनालाइज में हम सेंटेंसेस को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना, मतलब हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं एक तरीके से विश्लेषण में। और सिंथेसिस इसका मतलब होता है संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण इसका मतलब होता है, पेन चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कोई भी चीज़ बिखरी हुई है, बटी हुई है, उसको एक साथ करना, इकट्ठा करना। इसका मतलब होता है सिंथेसिस का। क्लियर है? अब यहाँ पे समझिए क्या चीज़ होती है। सिंथेसिस का जो मीनिंग है वो कॉम्बिनेशन या फिर जॉइनिंग टुगेदर, इसका मतलब होता है संयोजन कह लीजिए, संश्लेषण कह लीजिए। ये सब मतलब होते हैं हिंदी और इंग्लिश में इसके सिंथेसिस के, और ये एक दूसरे के एंटोनियम्स होते हैं, सिंथेसिस और एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस वो प्रोसेस होती है, वो विधि होती है, वो प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम क्या करते हैं, कई छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं। अब यहाँ पे है ना कई सारे टॉपिक्स की हमें ज़रूरत होगी। उससे पहले हम एक सिंथेसिस की एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ न्यू सेंटेंस, लाइक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है, सिंथेसिस का मतलब है कि ऐसा कॉम्बिनेशन कि जिसमें हम बहुत सारे सेंटेंसेस को, मतलब अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, मतलब बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, जिसमें से वो एक लंबा सिंपल सेंटेंस हो सकता है, वो एक कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, सेंटेंस होता है, उसके होते हैं तीन पार्ट। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड, ठीक है, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। फिर हमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है, धीरे धीरे वैसे आगे आती ही रहेंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के अनुसार होते हैं सेंटेंस, यानी कि बनावट के अनुसार ये सेंटेंस के तीन टाइप होते हैं। हिंदी में सरल वाक्य, यौगिक या संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य इनको बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल जो सेंटेंस होता है ना वो क्या होता है। सिंथेसिस की ही बात चल रही है इसमें, क्लोजेस की। इसमें हमें सबसे पहले तो सेंटेंसेस के बारे में जानना पड़ता है। दूसरे नंबर पे हमें क्लोज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये सुबॉर्डिनेट क्लोज और जो है प्रिंसिपल क्लोज होता है, डिपेंडेंट क्लोज या सुबॉर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज होता है। तीसरे नंबर पे हमें किसका पता होना चाहिए, कंजंक्शंस का पता होना चाहिए। कंजंक्शंस यही होती हैं, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, इन टॉपिक्स का हमें पता होना चाहिए जब हम सिंथेसिस या एनालिसिस जब सेंटेंसेस का कर रहे होते हैं। अब सिंपल सेंटेंस देखिए क्या होता है। सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक बात की जाती है सिंपल सी, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब रहता है। फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको है ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, या तो ये कह लीजिए, या फिर आप ये कहिए कि फाइनाइट वर्ब जो है एक ऐसा वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब कैसा वर्ब होता है जो है ना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपने आप को चेंज करता है, सब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज हो जाता है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज़ प्लेइंग, अब यहाँ पे ही इज़ है, इज़ चेंज तो नहीं होगा, लेकिन सी लिख देंगे तो इस तरीके की चीज़ें। मतलब कहने का ये है कि वो जो है वर्ब अपने आप को चेंज कर लेगा, इज़ नहीं, ये प्लेइंग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो वो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। और अगर सब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज ही नहीं होगा तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल हमारे मॉडल्स होते हैं, चाहे आप सी कैन स्विम लिख लो, या आप ही कैन स्विम लिख लो, दे कैन स्विम लिख लो, वी कैन स्विम लिख लो, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है। इसी तरीके के वर्ब्स इन सिंपल वर्ब्स में भी होते हैं। ये हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में कर चुके हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं जाके।
उसके बाद यहाँ पे फाइनाइट वर्ब के बारे में बता रखा है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लोजेज होते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं, और उसमें एक सेंटेंस आपको डिपेंडेंट क्लोज का यानी कि सबॉर्डिनेट क्लोज का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे कंजंक्शन से जुड़ते हैं। कौन सी कंजंक्शन से जुड़ते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं। आप कंजंक्शंस के टॉपिक पे जाइए, कंजंक्शंस लिख लीजिए, कुछ 10 महत्वपूर्ण कंजंक्शंस लिख लीजिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। इसी तरीके से सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिख लीजिए कोई 10 सबसे इम्पोर्टेंट जो होती हैं। ठीक है, 10 याद कर लीजिए कि इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं और इनको सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, नहीं तो सेंटेंसेस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे थे। कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लोज हो सकते हैं दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, दोनों प्रिंसिपल क्लोजेस भी हो सकते हैं, दो प्रिंसिपल क्लोज होके एक सबॉर्डिनेट क्लोज भी हो सकता है, और वो पूरा एक सेंटेंस जब बनाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करते हुए, उनको जोड़ते हुए, तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग एक प्रिंसिपल क्लोज है, सी इज़ डांसिंग एक प्रिंसिपल क्लोज है, बट हमने बट कंजंक्शन जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया। ही इज़ प्लेइंग बट शी इज़ डांसिंग, तो ये एक पूरा एक, वैसे ये अगर इनको अलग अलग देखें तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस हैं, लेकिन क्या होते हैं हमारे वैसे सिंपल सेंटेंसेस हमारे प्रिंसिपल क्लोज होते हैं एक तरीके। ठीक है, जब हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे दोनों प्रिंसिपल क्लोजेस हैं और हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट के साथ जो है इनको जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया, फिर सिंपल सेंटेंस नहीं होगा ये फिर हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक तो प्रिंसिपल क्लोज हो, एक या एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोजेज हों, और वो जो सेंटेंस जो कंजंक्शंस जोड़ती हैं उसको सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जोड़ती हैं। तो वो जो सेंटेंस बनता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो हमारा क्या निकलता है, कौन से सेंटेंसेस के रूप में निकलता है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के रूप में वो रिजल्ट निकलता है। ठीक है, जैसे कि ऑल इज़ वेल ये एक प्रिंसिपल क्लोज है, बट एंड्स वेल जो है यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ेगी प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर, ये डिपेंड है, ये इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड है, किसके लिए, अपने मीनिंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो इसलिए हमने दैट के साथ इसको जोड़ दिया है और दोनों सेंटेंसेस को कंबाइंड कर दिया, तो जो रिजल्ट निकला हमारा वो क्या निकला, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निकला। फिर बात करते हैं क्लोजेस की। क्लोजेस के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। क्लोज क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है। देखिए कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट प्लस के प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस के प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, उसको अलग निकाल देते हैं, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, उसको हम प्रेडिकेट कह देते हैं। इसके जो है प्रिंसिपल क्लोज और सुबॉर्डिनेट क्लोज, यानी कि प्रिंसिपल क्लोज को मेन क्लोज भी बोलते हैं, सुबॉर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे किसी बुक में आपको डिपेंडेंट क्लोज भी लिखा मिल जाएगा, मेन क्लोज भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक टीचर को तो सारी लैंग्वेज ही यूज़ करनी पड़ेगी। चलो हम बुक पढ़ रहे हैं एक, लेकिन एक सारी लैंग्वेज लेनी ही पड़ेंगी। या फिर आप ये कह सकते हैं एक एजुकेटर के रूप में या एक टीचर के रूप में या बड़े भाई होने के नाते आप जो है क्या करेंगे, जितना आपको पता है आप उतना बताने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें होती ज़रूर हैं, ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म भी ज़रूरी नहीं है और ज़्यादा जो है बिल्कुल सिंपल चीज़ें भी होनी ज़रूरी नहीं है। जितना का आपको पता हो उतना आपको बताना भी पड़ता है। सुबॉर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज होते हैं। प्रिंसिपल क्लोज का एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, बट जो डिपेंडेंट या फिर सुबॉर्डिनेट जो क्लोज होता है वो प्रिंसिपल क्लोज पे अपने मीनिंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए डिपेंड जो है करता है। ये इसका एक इंट्रोडक्शन था एक तरीके से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस का, और अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं ताकि वो एक जो है सिंपल सेंटेंस बन जाए, कंप्लीट एक पूरा सेंटेंस बन जाए। इसमें सबसे पहला रूल इन्होंने बताया है कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं और एक सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट उसके लिए बताया कि पार्टिसिपल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा है पार्टिसिपल्स क्या होते हैं।
ठीक है। तो पार्टिसिपल्स मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ठीक है, ये क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे सेंटेंसेस ही दे रखे हैं और इनको जितने सेंटेंसेस आप कर करके देखेंगे ना, आप जब करेंगे तभी आप सीखेंगे। ये साइकोलॉजी का नियम है एक, जितना आप करते जाएंगे उतना आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, आप उतना ही सीखते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब आप कह देते हैं कि सर पूरे एग्जांपल्स पढ़िए, तो पूरे एग्जांपल्स पढ़ पढ़ के मैं तो पढ़ दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, वीडियो ही थोड़ा सा लंबा बनेगा, फिर आप वीडियो नहीं देखेंगे, फिर आप ये कहेंगे कि यू आर जस्ट रीडिंग, है ना। तो आप जो है इस तरीके की चीज़ें कहते रहते हैं, है ना। तो आप जो है एक दो तीन एग्जाम्पल्स इसमें मैं पढ़ता हूँ, बाकी के आप पढ़ के देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, जो भी है आपके पास प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले 2 सेंटेंस दे रखे हैं हमें, सिंपल सेंटेंस हैं और दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, उनको कंबाइन करके एक सेंटेंस में बनाना है। और सबसे पहला पॉइंट है, हम किस तरीके से पार्टिसिपल बना के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ing दे के हम किस तरीके से एक कंबाइंड सेंटेंस बना सकते हैं, और वो भी सिंपल सेंटेंस, ठीक है, और कंबाइंड भी कर सकते हैं। ही फ्लीड आ गया और ही हैड सीन अ बियर कमिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले फ्लीड के बारे में समझिए, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फ्ली होता है, और इसका मतलब होता है उड़ जाना या भाग जाना, ठीक है। भाग जाना कहिए आप यहाँ पे, ये तो ठीक है, वो तो फ्लाई होता है, उड़ना तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है फ्लाइज, और इसकी फ्लीड होती है। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, और यहाँ पे फ्लीड है तो भाग गया, ये समझिए आप। अब फोकस करिए जो चीज़ है, जो टॉपिक है हमारा, उसके ऊपर। यहाँ पे ही फ्लीड दे दिया, और फिर ही हैड सीन अ बियर कमिंग। अब इसको जोड़ दिया किस तरीके से, सीइंग और हैविंग सीन अ बियर कमिंग ही फ्लीड। अब यहाँ पे हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप ज़रूर से इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें प्लीज़, ठीक है। हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हैज़, हैव, हैड, और एक और सिचुएशन होती है बी। ये 5 जगह के अलावा कहीं पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है। यहाँ पे ये जो सीन है, अब आप ये कहेंगे कि सर हैज़, हैव, हैड या बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग के बाद ये थर्ड फॉर्म कैसे दे दी। तो ये हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है भैया, ये चीज़, ये क्लास 10th में आता है ये टॉपिक। अगर आप भूल गए तो इसमें बुक वालों की कोई गलती नहीं है। अब आप समझें इस चीज़ को, ये जो सीन है इसी को यहाँ पे सीइंग लिया गया है, ठीक है। सीइंग, हैविंग सीन, सीइंग, हैविंग सीन, किसी भी जानवर को देख के या देखते हुए। बियर कमिंग, अब यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ये वैसे ये भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं कि एक भालू है ना, सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है, इस चीज़ को देखकर या इस चीज़ को देख लिया था उसने, क्योंकि पास्ट की चीज़ है, ये फ्लीड लिख रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को उसने देख लिया था, या उसने भालू को देख लिया था, सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था वो तेज़ी से, तो वो क्या कर गया, वो भाग गया, वो बचने के लिए भाग गया। तो ये चीज़ जो है किस तरीके से क्या किया, कौन से सेंटेंस को कहाँ पे रखा, इस तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे इसको गहराई से। ऐसे ही नहीं है कि सेंटेंस ही फ्लीड, ही हैड, ने पढ़ लिया और फिर ये वाला पढ़ लिया, हाँ सर हो गया, आई एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होता भैया कभी भी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। ये 2 सेंटेंसेस हैं। हमने क्या किया, इस ही को काट दिया, जम्प्ड का क्या कर दिया हमने, जंपिंग कर दिया, और ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया। लास्ट ही टॉपिक मैंने फ्रेजल वर्ब का डाला था यहाँ पे, जंपिंग अप, कूदते हुए, दौड़ते हुए, उछलते हुए, जो भी मीनिंग बनता है, जो भी यहाँ पे पॉसिबल मीनिंग है वो आप यूज़ करेंगे, लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेजल वर्ब्स में मीनिंग मैंने आपको बता दिए थे, तो उनको अच्छे तरीके से करने का तरीका क्या है, जब हम उनको एग्जाम्पल्स में यूज़ करते हैं। रेडी, हाँ ठीक है ना। अब देखिए आप, जंपिंग अप, उसके बाद कोमा का यूज़ कर रहे हैं हम, और फिर हमने लास्ट वाला सेंटेंस ऐसे ही कर दिया, ही रैन अवे। बस ही का ये जो है कैपिटल का शॉर्ट हो जाता है। ये तो चीज़ें देखो बताने की भी नहीं है, मतलब मुझे बोलना पड़ रहा है इस बारे में, क्योंकि थोड़ा सा गहराई से मैं मानता हूँ कि बताऊँगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो जंपिंग अप, ही रैन अवे, मतलब दौड़ते हुए वो भाग गया था, वो दौड़ते हुए भाग गया था, ठीक है। इस तरीके की बात कहने की। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सी गेव अप हर स्टडीज़।
हैविंग फेल्ड, अब यहाँ पे इसने क्या किया, हैविंग फेल्ड, यहाँ पे हैविंग के साथ फेल्ड किया इसने, हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशंस में फेल हो गई थी, सी गेव अप हर स्टडीज़, इसलिए उसने अपनी स्टडीज़ को गेव अप कर दिया। अब गेव अप छोड़ देना, त्याग देना, अबंडन कर देना, ये भी यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है। इसी तरीके से आप चीज़ों को सीखते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि वोकैब को भी जहाँ पे जो चीज़ ध्यान में आई उस चीज़ को वहाँ पे करते चलो, और जिस तरीके से आप इन चीज़ों को करते चलोगे पिछले टॉपिक भी रिमाइंड होते रहेंगे। जैसे अभी फ्रेजल वर्ब का रिमाइंड हो गया, हर जगह फ्रेजल वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी चीज़, कंजंक्शंस, है ना, इंटरजंक्शंस हमें कम देखने को मिलती हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, क्लोजेस, कंजंक्शंस, है ना, ये सब चीज़ें निकालने की कोशिश किया करो भैया, तभी तो चीज़ें चलेंगी आगे। दूसरा पॉइंट कैसे बताया, ऑब्सोल्यूट फ्रेज का यूज़ करके सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें अगर ऑब्सोल्यूट फ्रेज का नहीं पता है तो हम चीज़ें कैसे करेंगे बताइए। ऑब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब होता है वो ऐसे इस तरीके से हम किसी भी फ्रेज़ को बनाते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ जो है क्या करता है, वो जो है डिफाइन करता है, वो मॉडिफाई करता है, वो किसी एक चीज़ को, किसी नाउन या प्रोनाउन को ही डिफाइन नहीं करता, वो पूरे के पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है। कौन, ऑब्सोल्यूट फ्रेज। ऑब्सोल्यूट फ्रेज कौन सा फ्रेज होता है, जो किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन या किसी पर्सन को ही डिफाइन नहीं करता, अपितु, लेकिन, परंतु वो जो है पूरे के पूरे ही सेंटेंस को डिफाइन करता है। कैसे करता है देखिए, द सोल्जर्स अराइव्ड, द मोब डिसअपियर्ड। अब यहाँ पे कंबाइंड कैसे करना है इनको, बाय यूजिंग ऑब्सोल्यूट फ्रेज। अब यहाँ पे फ्रेज कहाँ पे यूज़ किया, क्या किया, किस तरीके से किया, वो तो हमें एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मोब डिसअपियर्ड। अब इसको एक फ्रेज के रूप में यूज़ किया गया है हैविंग अराइव्ड करके, ठीक है, सेम वही पैटर्न यूज़ किया है, बट यहाँ पे इसने इसको नाम, इस पैटर्न को नाम ये दे दिया कि ऑब्सोल्यूट फ्रेज के रूप में हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के कर दिया, किसी सेंटेंस में बीइंग के साथ कर देगा, तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और जो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगा या फर्स्ट फॉर्म होगा उसको ये थर्ड फॉर्म में तो चेंज करेगा ही, चाहे आप बीइंग के बाद लगा देंगे इसको, बीइंग के बाद वैसे फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, थर्ड फॉर्म भी देखने को मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म भी आपको देखने को मिल सकती है, दोनों ही देखने को मिल सकती हैं। बट हैविंग के साथ 100% आप ध्यान रखें कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे ऑब्सोल्यूट फ्रेज का क्या मतलब है वो चीज़ कहने की कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ उस बात को। द सोल्जर्स अराइव्ड और द मॉब डिसअपियर्ड, दोनों अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं, ठीक है। यहाँ पे किया द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिसअपियर्ड। मॉब का मतलब होते हैं भीड़, बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या जहाँ पे होती है, ठीक है। तो सोल्जर्स के पहुँचते, जैसे ही सोल्जर्स पहुँच गए थे, जो भीड़ है ना वो उसी समय पे गायब हो चुकी थी। तो ये पूरे के पूरे, अब यहाँ पे सोल्जर्स के ऊपर फोकस नहीं किया गया है, पूरे के पूरे सेंटेंस के ऊपर ही फोकस किया गया है। सोल्जर्स का आना था और भीड़ का जाना था, है ना, इस तरीके की चीज़ बताने की कोशिश की गई है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द बैंक वॉज क्लोज्ड, ही कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी। इसका क्या, द बैंक बीइंग क्लोज्ड, ही कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी, है ना। सेकेंड सेंटेंस को एज इट इज़ जोड़ दिया, फर्स्ट सेंटेंस को देखें किस तरीके से किया, द बैंक वॉज क्लोज्ड को द बैंक बीइंग क्लोज्ड। अब यहाँ पे रीज़न है इस चीज़ का, इस चीज़ का रीज़न है कि पैसा क्यों नहीं निकला, भाई बैंक ही बंद था तो पैसा कहाँ से निकाल के लेके आएगा, है ना। बैंक बंद होने के कारण वो जो है क्या नहीं कर सका, विड्रॉ नहीं कर सका पैसे। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस के ऊपर फोकस है, ना कि बैंक के ऊपर, ना कि पैसे के ऊपर, ठीक है। तीसरा सेंटेंस और देख लीजिए, द वेदर इज़ फाइन, वी गो फॉर अ वॉक। द वेदर बीइंग फाइन, वी गो फॉर अ वॉक। अब वेदर ही ठीक नहीं थी, है ना, नहीं, वेदर ठीक हो जाती है, या वेदर ठीक है तो हम वेदर अगर ठीक है तो हम जो है वॉक करने के लिए जाएंगे, अगर वेदर ही ठीक नहीं है तो वॉक कैसे करने जाएंगे। मान लीजिए बारिश हो रही है तो आप वॉक कैसे करेंगे, तो आपको उस दिन वॉकिंग को रोकना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ जो है की जा सकती है। एक और देख लीजिए, फिफ्थ सेंटेंस, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। द सन हैविंग राइजन, द फॉग
डिसअपियर्ड, है ना। सन अगर जैसे ही सन निकल गया था उसी समय पे फॉग ख़त्म हो गया था, डिसअपियर्ड हो गया था। नेक्स्ट पेज पे मूव आउट करते हैं। देखिए तीसरी बात है एक प्रेपोजिशन विद अ नाउन और अ जिरंड। अब जिरंड भी आप समझते हैं क्या होता है, पार्टिसिपल और जिरंड सेम ही चीज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखिए यहाँ पे एक प्रेपोजिशन जो कि नाउन या फिर जिरंड के साथ हो सकती है और उसको यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, आई गिव देम माई एडवाइस, आई हेल्प्ड देम लिबरली। बी साइड्स, अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक किसके साथ, एक प्रेपोजिशन को अपने पास लेना है, एक प्रेपोजिशन को अपने पास लेना है, एक प्रेपोजिशन को साथ लेना है, फिर हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सेकंड फॉर्म हो उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में चेंज करना है, बिकॉज हम उसको क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, हम उसको पार्टिसिपल बनाना चाहते हैं, सॉरी जिरंड बनाना चाहते हैं, या फिर हमें उसको एक नाउन के रूप में यूज़ करना है और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका जो है हमने ख़त्म कर देना है, सिर्फ पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव उसका यूज़ करना है, पूरा का पूरा जो यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन दे रखा वो पूरा जो है ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, जो मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट किया। अब देखें बिसाइड गिविंग देम माई एडवाइस, एडवाइस देने के साथ साथ आई हेल्प देम लिबरली, मैंने उनकी मदद भी की जितनी हो सकती थी। एडवाइस तो मैंने दी ही दी, उसके साथ साथ मैंने ये भी की, उसके अलावा। अब भैया दो चीज़ें होती हैं ध्यान रखना, एक तो होता है बी साइड और एक होता है बी साइड्स। बी साइड्स का मतलब क्या होता है, अलावा, अतिरिक्त, और बी साइड का आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। अब ये तो प्रेपोजिशन होती है, ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इस बात को आप मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आपने 21 मिनट तक वीडियो को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3 सेंटेंस दे रखे हैं, इनको कैसे जोड़े भैया। हर मदर डाइड, सी हर्ड द न्यूज़, सी फेंटेड। ऑन प्रेपोजिशन लिख ली हमने, ऑन, फिर हम आइडिया लगाएंगे किस तरीके से इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर मदर, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर मदर्स मतलब इसको यहाँ पे एपोस्ट्रोफ देके मदर्स डेथ के साथ मदर को जोड़ना भी तो है, तो उसके साथ उसका रिलेशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफ एस। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर मदर्स डेथ सी फेंटेड, ठीक है। वो जो है अपनी माँ की डेथ की न्यूज़ पाकर, है ना, बिल्कुल फेंटेड, वैसे फेंट का मतलब मध्यम पड़ना होता है, तो वो चिंतित हो गई, परेशानी में हो गई, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव आउट करते हैं, 4th पॉइंट। 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव से भी सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है, वी मस्ट हेल्प द पुअर, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे ये इट इज़ कट जाता है, सॉरी वी मस्ट कट जाता है, इट इज़ से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक तुक्के वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। जो सेकंड सेंटेंस होता है ना, उसका सब्जेक्ट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम शुरुआत करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट देते हैं, उसका उसी का दे देते हैं ऑब्जेक्ट भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम काट देते हैं और उसका ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में इस प्रकार के सेंटेंसेस के साथ लिख देते हैं। या यही सेम चीज़ रिमूवल ऑफ 2 जो चैप्टर है ना हमारा, चैप्टर नंबर 13, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। वहाँ पे इसको दूसरे तरीके से बताया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखिए क्या है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक नाउन या फिर फ्रेज़ हो सकता है जो नाउन इन एपोजिशन या फ्रेज़ इन एपोजिशन की बात करता है, उसको हम यूज़ करके सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं या सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, ही फ्लीड फ्रॉम हिज क्रेडिटर्स, दिस वॉज वेरी डिसऑनेस्ट, मतलब वो अपने क्रेडिटर्स से भाग रहा है या भाग गया, ये बहुत ही मतलब बेईमानी वाली बात है, बहुत ज़्यादा गंदी बात कर दी है तो उसने। ही फ्लीड फ्रॉम हिज क्रेडिटर्स ए वेरी डिसऑनेस्ट एक्ट। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं, इसने कहा क्या था, सबसे पहले उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। एक नाउन या
फ्रेज इन एपोजिशन का यूज़ करते हैं आप। अब यहाँ पे इसने क्या किया, सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे इसने फ्रेज इन एपोजिशन का यूज़ किया या फिर नाउन का यूज़ किया। ही फ्लीड फ्रॉम हिज क्रेडिटर्स, ही फ्लीड फ्रॉम हिज क्रेडिटर्स, पहली लाइन ऐसे ही कोमा लगाया, उसके बाद दिस काट दिया, उसके बाद वॉज भी काट दिया, उसके बाद लिया ए वेरी डिसऑनेस्ट, उसके बाद लगाया एक्ट, एक्ट का यूज़ किया, मतलब हमने किसी जो है नाउन का यूज़ किया एक तरीके से इस बात को दिखाने के लिए। एक और देखिए एग्जांपल, सतीश इज़ माय फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट विद मी। सतीश, अब यहाँ पे नाउन इन अपोजिशन आपको क्लियरली दिखाई देगा। सतीश जो क्या है, इसका फ्रेंड भी है। सतीश के बाद कोमा लगाओ, फिर माय फ्रेंड लिखो, ये जो है सतीश के बारे में और भी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसी चीज़ को कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। यहाँ पे अ फ्रेज इन अपोजिशन दे रखी है, बात क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, प्लेज क्रिकेट विद मी, इस सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सतीश के लिए ही आया है, ये एक्स्ट्रा, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट जो बात है उसके ऊपर मूव करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, देखिए एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं क्योंकि चीज़ें देख रहे हैं आप किस तरीके से हो रही हैं। देखिए, यू आर अनकॉन्शियस ऑफ योर फॉल्ट्स, योर अनकॉन्शियसनेस वॉज कंप्लीट। यू वर कम्प्लीटली या होली या अटरली या क्वाइट अनकॉन्शियस ऑफ योर फॉल्ट्स। अभी इनमें से किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं आप। ये जो है यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं एडवर्ब, ठीक है। या तो आप एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं या आप किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं और फिर दोनों सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। दोबारा से मैं दोनों सेंटेंसेस को पढ़ रहा हूँ, डिफरेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करना। You were unconscious of your faults. Your unconsciousness was complete. You was completely unconscious of your faults. या आप ये कह सकते हैं you were wholly. wholly तो अच्छा नहीं आ रहा है, आप इन दोनों को काट ही दें। आप ये कह सकते हैं you were quite unconscious of your faults। और सबसे बेस्ट यहाँ पे completely लग रहा है। आप जिस भी एडवर्ब का, आप भैया अब अगर आपको यही नहीं पता कि एडवर्ब वर्ड कौन सा होता है, एडवर्ब को मैं किसी भी सेंटेंस में पहचानूं कैसे, तो आप जो है सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस या एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। क्लियर है? क्लियर है? 100% कोई भी क्लियर नहीं होता भैया, कोई भी ज्ञानी नहीं होता, बट क्या होता है जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। सी डिज़र्व टू सक्सीड, सी फेल्ड अनडिज़र्वडली। अब देखो डिज़र्व का हमने डिज़र्व्ड यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ कर रखा है, लेकिन हमने वर्ब दूसरे सेंटेंस किसको दी और डिज़र्व से हमने अनडिज़र्वडली जो है क्या बनाया, एडवर्ब बना दिया। अब भैया हम जो वोकैब है ना, वोकैब का जो पोर्शन है ना, हमने वो देखना आप कैसे करवा रखा है। एक वर्ड को पकड़ रखा है, उससे बनने वाले एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब जो भी उससे बन सकता है, हमने उसके पॉसिबल हो सकते हैं उनको बना के समझाने की कोशिश की है भैया। ठीक है, अब ये इस तरीके से पहला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर दे रखी है हमारी एक्सरसाइज, ये 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको किस तरीके से हमने जोड़ना है, किस तरीके से पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल्स का यूज़ करके आप जोड़ सकते हैं, ये आप करके देख लेना। अगर नहीं आते हैं तो जब हम इनकी एक्सरसाइज करवाएंगे, वॉइस की एक्सरसाइज रहती है, तो फिर हम इनको बोर्ड पे करवाने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, सारे के सारे बोर्ड पे ही करवाने पड़ेंगे भैया, और इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। कल ही इस वीडियो को देख के ऐसा ही मत बोल देना कि सर अभी करवा दो, ऐसा नहीं होता, बीच में एक्सरसाइजेज बहुत बाकी हैं। ठीक है ना। हाँ, और सिर्फ यही काम नहीं है, YouTube के अलावा ट्यूशन्स लेनी पड़ती है और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने टाइम तो बहुत निकाल रखा है, बट कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, व्यूज़ आते या थोड़ा सा अच्छा इनकम जो है जनरेट होता, ताकि मुझे दूसरा काम ना करना पड़े, तो जल्दी चीज़ें प्रोवाइड भी हो सकती थी। बट अभी मुझे इतना टाइम भी नहीं होता, इक्विपमेंट्स भी इतने नहीं हैं कि टाइप करके जल्दी मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, अब देखते हैं बी पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ
सिंगल कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से करते हैं। अब देखें, पहला काम जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का है, उसमें से 2-4 मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप कंजंक्शन के चैप्टर में जाइए और देख लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए, पेज पे लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए। आप ये लिख लें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये होती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये होती हैं। एंड, बोथ, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट लेस देन, एज वेल एज, ये कंजंक्शंस होती हैं हमारी कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, इनको यूज़ करके कैसे सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, ही वेंट फॉर ए वॉक। ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट एंड वेंट फॉर अ वॉक। इनमें सिंपल सेंटेंसेस के बजाय इन सेंटेंसेस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जोड़ना थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल सेंटेंसेस के थोड़ा सा आसान होता है। ही इज़ अ रॉग, ही इज़ अ मैडमैन। ही इज़ बोथ अ रॉग एंड अ मैडमैन। बोथ और एंड को कैसे जोड़ा, एक चीज़ को यहाँ पे, एक चीज़ को यहाँ पे, जो कि दोनों क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं, किस तरीके से हम जोड़ते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल्स करते हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वैसे वैसे हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। कुछ ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जिनके द्वारा हम जोड़ते हैं, जैसे और, नोर, आइदर, नाइदर, आइदर और, नाइदर नोर, एल्स, अदर वाइज। इस तरीके से कैसे जोड़ते हैं हम सेंटेंसेस को। कंजंक्शंस के मीनिंग्स पे भी बहुत हद तक बहुत बातें डिपेंड करती हैं। तो कंजंक्शंस को भी करना पड़ेगा, क्लोजेस को भी करना पड़ेगा, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी करना पड़ेगा, एडवर्ब को भी करना पड़ेगा, एडजेक्टिव को भी करना पड़ेगा, नाउन को भी करना पड़ेगा, एंड एक और चीज़ रहेगी, क्या रहेगी, पार्ट ऑफ स्पीच को पूरे को, मतलब पूरे का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वी मस्ट वीप, ही विल डाई। देखिए, मस्ट वीप ये इसका रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट है। तो किस तरीके से हम बताते हैं, या तो ये चीज़ हो जाएगी या ये चीज़ हो जाएगी, है ना, या तो ये चीज़ हो जाएगी या तो ये चीज़ हो जाएगी, इस तरीके की बात देखने को मिलेगी। वी मस्ट वीप, वी मस्ट वीप और वी विल डाई। हमें जोना भी मतलब रोना भी ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, या तो फिर हम मर जाएंगे, या तो हम रो लेते हैं या फिर मर जाएंगे। भैया बारिश का मौसम हो रहा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मेक हेस्ट, यू विल बी लेट। मेक हेस्ट और यू विल बी लेट। और किसी कंजंक्शन से दे रखी है, यहाँ दे रखी है, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल नोर डू आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे नोर का मीनिंग नोट होता है। भैया दोनों जगह पे आपको नोट या नो की यूज़ करने की कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इन कंजंक्शंस का यूज़ करके कैसे बनाते हैं हम कंबाइंड सेंटेंसेस को। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस को कंबाइंड कैसे करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। बट, स्टिल, यट, नेवरदलेस, हाउ एवर, ओनली, इन सेंटेंस, इन कंजंक्शंस का यूज़ करके कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, यू आर पुअर, यू आर कंटेंटेड। यू आर पुअर बट यू आर कंटेंटेड। शी इज़ रिच, शी इज़ अनहैप्पी। शी इज़ रिच, स्टिल शी इज़ अनहैप्पी। है ना, वो रिच तो है बट फिर भी वो खुश नहीं है, अनहैप्पी है, दुखी है। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड। है ना, जब हम यट लिखते हैं या यट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं तो उससे पहले कॉमे का यूज़ करते हैं, ये बात भी ध्यान रखें। नेक्स्ट में कुछ कंजंक्शंस हैं, देयरफॉर, सो, फॉर, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस। इनका यूज़ करके कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइंड करते हैं या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, ही वॉज ऑब्स्टिनेट, ही वॉज पनिश्ड। ही वॉज ऑब्स्टिनेट, कोमा, देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। वो ऑब्स्टिनेट था इसलिए उसको जो है पनिश किया गया। ही वॉज अनवेल, ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज। ही इज़ है, सॉरी वॉज नहीं है, ही इज़ अनवेल सो ही कैन नॉट अटेंड द कॉलेज। वो जो है अनवेल था इसलिए वो जो है कॉलेज को अटेंड नहीं कर सकता था, वो सही नहीं था, सिचुएशन सही नहीं थे, इसलिए वो कॉलेज को अटेंड नहीं कर सकता था। नोट दे रखा है यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट मैं इनको पढ़ रहा हूँ ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। जब हम सिंपल सेंटेंसेस में कंपैरिजन की बात करते हैं तो एज या सो, एज या देन का यूज़ करते हैं। फिर
ए पॉइंट दे रखा है, जब हम सिंपल सेंटेंसेस में इक्वालिटी यानी कि समानता का भाव प्रकट करते हैं तो एज देते हैं। जब हम सिंपल सेंटेंसेस में नेगेटिव कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं यानी कि नकारात्मक संतुलन की बात करते हैं तो नोट, सो एज या फिर नोट एज का यूज़ करते हैं। जब हम सिंपल सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा अच्छी बात या बहुत ज़्यादा ख़राब बात की बात करते हैं या कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो है देन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा यहाँ पे, सी इज़ ब्यूटीफुल, हर सिस्टर इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है, आप देखें यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई कि जितनी सुंदर वो है ना उतनी ही सुंदर उसकी बहन है, मतलब वो उतनी ही सुंदर है, उसकी सिस्टर की उसके साथ तुलना की गई है, वो उतनी सुंदर है, उतनी ही सुंदर है जितनी की उसकी सिस्टर है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू डिड नॉट रन क्विकली, योर ब्रदर रैन क्विकली। यू डिड नॉट रन सो क्विकली एज योर ब्रदर। भाई आप उतना तेज़ नहीं दौड़ते जितना कि आपका भाई दौड़ता है। अब यहाँ पे क्या किया गया, आपके भाई के साथ आपकी तुलना की गई कि वो आपसे अच्छा है। समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा भी देख लीजिए, बुक इज़ ईजियर दैट, दिस बुक इज़ ईजियर दैट बुक इज़ ईजी, दिस बुक इज़ ईजियर दैन दैट बुक। दैन का यूज़ कर रखा है, इस चीज़ से इस चीज़ को बेस्ट दिखाने की कोशिश की गई है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, वो डिपेंड करता है किसके मीनिंग पे, एडजेक्टिव के मीनिंग पे या डिग्री के मीनिंग पे। क्लियर है। अब यहाँ पे भी प्रैक्टिस सेट दे रखा है इससे संबंधित भी। ठीक है, आप इस चीज़ को भी बड़ी अच्छी तरीके से जो है ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पे अंतिम चरण में पहुँच चुके हैं हम अपने चैप्टर के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस इन अ सिंपल सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने पहले नहीं बताया लेकिन अभी ध्यान में आ गया क्योंकि दिमाग से भी निकल जाती हैं चीज़ें और अभी आगे भी आ गई हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सुबॉर्डिनेट जो क्लोज होते हैं, ठीक है, वो 3 तरीके के होते हैं, वो होते हैं और वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ता है ना, उसमें इन तीनों कॉलेज का कह रहा हूँ, क्लोजेस का सेपरेटली ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है। नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। एडवर्बियल भी कह देते हैं, एडजेक्टिवियल भी कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब जैसे अब सीधी सी बात है, जो नाउन क्लोज होगा वो नाउन का काम करता होगा। क्लियर है। जो एडजेक्टिव क्लोज होगा वो एडजेक्टिव का काम करता होगा और जो एडवर्ब क्लोज होगा वो हमारे एडवर्ब का काम करता होगा। ठीक है, अब देखें, नाउन क्लोज से हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट फ्लावर, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, दिस इज़ सर्टन। तो यहाँ पे दिस को इट में चेंज किया, इट इज़ सर्टन, फिर दैट से हमने इसको जोड़ा। देखिए यहाँ पे कंजंक्शंस कौन सी के साथ जोड़ते हैं, सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ जोड़ते हैं। दैट इट मीन्स दैट इज़ अ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस इट इज़ क्लियर। इट इज़ सर्टन दैट द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। सेकेंड सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है ज़्यादा, अभी तक ये देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, ही मे बी इनोसेंट, आई डोंट नो वेदर ही इज़ इनोसेंट। भाई मुझे नहीं पता वो इनोसेंट है कि नहीं है। ठीक है कि नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। एक और देखिए एग्जाम्पल, ऐसे चीज़ें क्लियर नहीं होती। मिस्टर ठाकुर इज़ एब्सेंट टुडे, डू यू नो द रीज़न। डू यू नो, रीज़न नहीं लिखना, वाई जो है रीज़न को ही बताता है, वाई जो है हमारा रीज़न को बताता है। तो जहाँ पे रीज़न बताने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे वाई लिख रहे हैं तो रीज़न कट जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें भी छोटी छोटी होती हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कॉमन एरर्स में भी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, कई बार एक्स्ट्रा कर दिया जाता है। 2 एक जैसे मीनिंग्स के वर्ड्स को साथ लिख दिया जाता है और पूछ लेते हैं कि कॉमन एरर बताओ इसमें क्या है, तो भैया एक ही वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे जो भी सूटेबल होगा। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं होता कि दोनों में से कोई भी काट दें। ठीक है, अब देखिए क्या बात है यहाँ पे, डू यू नो वाई मिस्टर ठाकुर इज़ एब्सेंट टुडे। पूरा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो कारण जानने की कोशिश कर रहा है,
और फिर यहाँ पे भी देखें डू को बाहर निकाल रखा है, यू को उसके बाद ले रखा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया सेंटेंस में और सब्जेक्ट को पीछे लिख रखा है। इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी, एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ करके कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। साथ में हम सुबॉर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ भी करते हैं बीच में। ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड, ही इज़ नाउ ए DSP, वैसे एन होता है इनसे पहले। ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड हु इज़ नाउ अ DSP। अमन वंस हैड अ गूज, द गूज laid everybody a golden egg। अमन वंस हैड ए गूज दैट every day laid a golden egg। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं आया जिससे बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया जा सके। द स्टूडेंट सिट्स नियर मी, हिज फादर इज़ अ टीचर। द स्टूडेंट हुज फादर इज़ अ टीचर सिट्स नियर मी। अब देखो इस सेंटेंस को कैसे किया है, द स्टूडेंट सिट्स नियर मी, इसको तोड़ के बीच में जो है किसको डाला है, एक एडजेक्टिवियल, एडजेक्टिव ही कर रहे हैं ना, हाँ, एडजेक्टिवियल जो हमारा क्लोज होता है ना उसको बीच में लगा दिया हमने प्रिंसिपल क्लोज के। ये समझ लीजिए ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये एडजेक्टिव सुबॉर्डिनेट क्लोज है, और ये सुबॉर्डिनेट क्लोज में कौन सा क्लोज है, एडवर्बियल क्लोज है, एडजेक्टिवियल क्लोज है, सॉरी एडजेक्टिवियल, ठीक है। ये एडजेक्टिव की जो है विशेषता बता रहा है ना, ऐसे जो है चीज़ें की जा सकती हैं। फिर बात करते हैं एडवर्बियल क्लोज की, या एडवर्ब क्लोज का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें जो है चीज़ें बताई हैं, इसमें इफ़ यूज़ कर सकते हैं, कंजंक्शन सिंस यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज, अनलेस, व्हेन, वेयर, व्हाइल, दो, एज, अनटिल, बिफोर, देन, दैट, इन सब कंजंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स ये सारी कंजंक्शंस क्या हैं, subordinate conjunctions हैं। You will succeed, you have worked hard। You will succeed since, you will succeed since you have worked hard। अब एक और दो और एग्जाम्पल और देखिए, I told him to stay, I returned। I told him to stay until I returned। जब तक वहीं पे रुकना है आपने, मैंने उसको बताया था कि वहीं पे रुकना है जब तक मैं वापस नहीं आया, वो वहीं पे रुका जब तक मैं वापस नहीं आया था। द सन साइंस मेक हे नाउ, मेक हे व्हाइल द सन साइंस। ही हैड नो स्लीप लास्ट नाइट, ही मस्ट बी वेरी टायर्ड टुडे। ही, फिर बीच में हम एडवर्बियल क्लोज को लेके आए, ही हु हैड नो स्लीप लास्ट नाइट, फिर वापस से प्रिंसिपल क्लोज, मस्ट बी वेरी टायर्ड टुडे। ही, वो जो सोया नहीं था लास्ट नाइट, वो जो है टायर्ड है आज। ऐसे चीज़ों को करने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। इतने सेंटेंस दे रखे हैं, हम जो है काफ़ी सेंटेंसेस को कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो एक्सरसाइज खूब दे रखी है भाई, और पौना घंटा इसमें गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सिंथेसिस या एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं, सेपरेट करना सेंटेंसेस को या कंबाइन करना सेंटेंसेस को, और सेंटेंसेस के 3 टाइप्स में से एक में, ठीक है, और वहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सा रूल लगेगा, किस तरीके से हम कंबाइंड कर सकते हैं, सेंटेंस एरर फ्री रहे, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के डाउट्स, इस तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में लगातार चलती रहेंगी इन चैप्टर्स को पढ़ के। ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं होना है, ज़्यादा प्रॉब्लम में अपने आप को नहीं रखना है। अगर नहीं आए तो बार बार आप रूल्स को पढ़ते रहें और सेंटेंस को इधर उधर करके देखते रहें, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, रूल्स को पढ़ के हमने एक्सरसाइज की, जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको ध्यान से समझा कि किस तरीके से किस वर्ड को कहाँ पे उठा के रखा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे ये 9th एग्जाम्पल है, ही हैड हिज डिनर, ही बिगैन टू डू हिज होमवर्क। इसको पहले एग्जाम्पल को पढ़ो, हैविंग हैड हिज डिनर, ही बिगैन टू डू हिज होमवर्क। अब यहाँ पे किस चीज़ के साथ क्या छेड़छाड़ की, अब यहाँ पे देखो हैविंग हैड,
अब देखो ही हैड, यहाँ पे ये हैड है ना सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे ये हैड है ना ये थर्ड फॉर्म है। भैया ऐसे का ऐसे उठा के नहीं रख रखा है, ये इसकी थर्ड फॉर्म में चेंज कर रखा है। ऐसी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हैविंग हैड हिज डिनर, इस चीज़ को हमने काट दिया, इसकी हमने सेकंड थर्ड फॉर्म बना दी सेकंड की, और फिर हमने हैविंग को सब्जेक्ट के तौर पे रखा हुआ है, आगे रखा हुआ है, ठीक है। और फिर हमने हिज डिनर को रखा, उसके बाद कोमा लगाया, और फिर हमने ही बिगैन टू डू हिज होमवर्क जो है यूं का यूं रखा। किस चीज़ को कहाँ पे रखा, ये चीज़ें समझना हमारे लिए ज़रूरी है इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। अब आप मेरी मेहनत को किस तरीके से सफल करते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट कर दिया करो, कर दिया करो, कर दिया करो, बता दिया करो। और मेरा मन करता है कि मैं आपसे लाइव आके बात करूं, ठीक है। एक आध दिन आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कैसे हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ से हमारे चैनल को हमें फॉलो करता है, इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिले। क्या क्या चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कौन से फॉर्म्स निकले हुए हैं, इस तरीके की चीज़ें मुझे जो है बड़ा अच्छा लगता है। अलग अलग कल्चरल, अलग अलग लैंग्वेजेस के पहले तो स्टूडेंट्स होते थे, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन जुड़ता है। सभी को एक सेपरेट एक जो है एक सम्मान मिले, क्योंकि आपने स्किल IQ को खड़ा किया है, आपने हमें खड़ा किया है। तो ये चीज़ें आप जानने को मिलनी चाहिए हमें, ना। इस तरीके की चीज़ें भी मैं सोच रहा हूँ करने की, अपनी टीम के साथ या अकेले, क्योंकि मेरे पास ही सबसे ज़्यादा समय होता है, इसीलिए आपको ज़्यादातर मेरे वीडियोस देखने को मिलते हैं स्किल IQ पे। वैसे 4 मेंबर्स हैं हम, ठीक है। एक जॉब पे चले गए हैं, तो 3 मेंबर्स अभी बाकी हैं यहाँ पे। मतलब टीचर्स कह लीजिए, साथी कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, हैं हम, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप बातचीत भी किया करें, इससे मन जो है हल्का हो जाता है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना अपने दिमाग पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस बना दूंगा उसके बाद, और फिर बीच में ये कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ सेंटेंसेस का, एक वीडियो में एक लेसन। ये चीज़ भी आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना, तो उनको इकट्ठा करके भी मैं डाल रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चेक करके। करते रहें अपना काम। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।